अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद हनीफ़ आपके शो के साथ हाजिर है। आपका शो के नाम से ही पता चल जाता है कि ये खालिसतन आपका शो है, यानी कि आवाम का शो है। इस शो में आप भी आ सकते हैं, अपने ख़यालात, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारे टॉक शो आप देखते होंगे और हर टॉक शो में कोई ना कोई सियासतदान बैठा हुआ अपनी सियासत के बारे में बातें कर रहा होता है। कोई आर्टिस्ट, कोई फ़नकार अपनी ज़िंदगी के किस्से सुना रहा होता है। मगर इस शो की ख़ासियत ये है कि इस शो में हम आपको बुलाते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो हम आपसे पूछते हैं। इसी तरह आज के जो शो के हमारे मेहमान हैं, बहुत अच्छे फ़नकार हैं और अवामी फ़नकार हैं। और दूसरा ये कि वो बहुत अच्छे रंगसाज हैं, यानी कि रंग वगैरह करते हैं। हम उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं बशीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बशीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम। बशीर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा कराची से ताल्लुक़ है। अच्छा, कराची में। पैदाइश भी आपकी है? जी हाँ। ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी 4 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, 6 हैं। 6। और बड़े आप हैं? नहीं, बड़े बहनें और उसके बाद भाई। ठीक है। अच्छा बशीर साहब, कहाँ तक तालीम हासिल किया आपने? मैंने सर 8 जमात पढ़ी। मैंने 8 मतलब जमात पढ़ी आपने, उसके बाद आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी? दरअसल कुछ घर के मामलात इस तरह से, तो फिर मुझे काम करना पड़ा। तो क्या काम करते थे आप? मैंने कालीन का काम किया। कालीन का काम के बाद फिर तकरीबन 8 साल काम किया कालीन का। अच्छा। तो फिर मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने लूम की लाइन अख्तियार की, जो कपड़ा वगैरह बनता है। उसके बाद मैं सुनार का काम में आ गया। सुनार के काम करने के बाद फिर मैं आ गया अपने रंग के काम पे। अच्छा, ये बताइए कालीन का काम कैसे स्टार्ट किया और क्या सोचा कि कालीन का काम करना चाहिए? किस तरह आपने सीखा? ये हमारे वालिद साहब ले गए थे, क्योंकि कालीन में कुछ एडवांस वगैरह दिया जाता था, तो हमारी माली हालत बहुत कमज़ोर थे, तो वहाँ से एडवांस वगैरह लिया, तो फिर राशन वगैरह डलवाया उसमें। फिर हम मतलब काम सीखने से गए तो उन जिनके पास काम कर रहे थे आप जी, उन्होंने आपको, वाली साहब को एडवांस दिया कि आपका बेटा काम करेगा, तो इस एडवांस के बदले रकम दो? जी जी। अच्छा, तो कितने पैसे मिलते थे उस दौर में? उस टाइम हमें तकरीबन 12 रुपये हफ्ता मिलता था। 12 रुपये हफ्ता? पूरे हफ्ते काम करते थे हम। अच्छा, 12 रुपये हफ्ता मिलता था। इस तरह धीरे धीरे फिर मेरा मिजाज चेंज हो गया। कुछ मुझे शौक था फनकारी का। अच्छा, तो ये बताइए, आप पता चला आप फनकार भी हैं, मिमिक्री भी करते हैं, तो ये जब आप छोटे से थे, जब से ही आपको शौक था? ये जी हाँ, बचपन से मुझे शौक था, क्योंकि पहले रेडियो वगैरह होते थे, उसमें स्टोरियाँ वगैरह आती थी। अच्छा। ड्रामे वगैरह की आवाज़ें सुनता था मैं, उस पर मैं पैरोडी किया करता था, कॉमेडी किया करता था। अच्छा। और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट जो है मेरे उस्ताद मोहतरम रंगीला साहब। अच्छा। तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो आपके नाम में भी मेरे ख्याल आपने रंगीला लगाया? जी हाँ, मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे उस्ताद का नाम मुझे मिल गया। अच्छा, तो बशीर रंगीला? जी हाँ, ज़्यादा कहते हैं। और रंगीला साहब की साहबजादी ने मुझे अवार्ड दिया। अच्छा। आर्ट काउंसिल में एक प्रोग्राम था बरसी का। अच्छा। तो उसमें मैंने अपनी परफॉर्म की थी। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत इजाज़ वाली बात है कि उस प्रोग्राम के अंदर मुझे अवार्ड मिला। रंगीला साहब की साहबजादी ने और उनके साहबजादे ने, कामरान साहब ने, अच्छा, मुझे अवार्ड दिया। अच्छा बशीर साहब, ये बताइएगा, हम काफ़ी चीज़ें आपसे सुनेंगे भी, हम अपनी आवाम को भी बताएंगे आपकी फ़नी सलाहियत, आपके जौहर भी आप दिखाएंगे यहाँ पर जी हमारे इस प्रोग्राम में। ये बताइए, उसके बाद आप लूम के काम पे गए, तो वहाँ कितने अरसे काम किया और वहाँ की कोई कहानी वो किस्सा हमें थोड़ा सा बताएं, और ताकि हमारे आवाम को भी पता चले कि स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मराइल से दाखिल होने के बाद इंसान काम सीखता है। लूम का काम मैं जब करता था तो उसमें एक हफ्ते नाइट होती थी, एक हफ्ते डे होती थी। अच्छा। अब जब नाइट का प्रोग्राम होता था तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कि फंक्शन वगैरह में मैं जाता था। अच्छा। तो अब एक तरफ फंक्शन है, एक तरफ जॉब है, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं 11-12 बजे तक काम करने के बाद लूम बंद की और प्रोग्राम में चला गया। वहाँ से प्रोग्राम किया, फिर दोबारा आके लूम स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो जब मैं प्रोग्राम के पैसे अपनी वालदा को दिया करता था तो वालदा बड़ा हैरत ज़दा हो जाती थी
कहती बेटा तुम तो काम पे गए थे। तो फिर मैं उनको बताता था मैं प्रोग्राम भी कर आया। अच्छा बशीर साहब, वालदा को फंक्शन में कितने पैसे मिलते थे आपको, जो आप उस फंक्शन में ये जब मैंने सन 80 में स्टार्ट किया फंक्शन, तो तकरीबन कभी 15 रुपये मिल गए, कभी 20 रुपये मिल गए, कभी 25 रुपये मिल गए। अच्छा। तो उस वक्त 20-25 रुपये बहुत अहमियत रखते थे। अब जैसे आजकल के 2500 रुपये अच्छा या 3000 रुपये मिल गए, ठीक है। इस तरह। तो अब लूम का काम कितने अरसे आपने किया? वो भी मैंने तकरीबन 7-8 साल किया। अच्छा, तो वो लूम का काम में होता क्या था बशीर साहब, थोड़ा सा बताएं मुझे कि क्या कपड़ा, किस टाइप का कपड़ा बनता था? वो कपड़ा जो बनता, तौलिया वगैरह बनता था, जैसे मुंह अच्छा, वगैरह टॉवल्स पोंछते वगैरह बनते थे। और क्या चीज़ें? उसके अंदर जब वो ऐसा, मैं परेशान था उससे। एक उसके अंदर शटल होता है, अच्छा वो शटल मेरे मुंह पे लग गया था, आज तक निशान है ये। अच्छा पूरे जबाड़ा मेरा निकल गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरा दिल खट्टा हो गया, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद सुनार का काम सीखा। सुनार का मैं कटक का कारीगर हूँ माशाल्लाह से। तो सुनार के काम के लिए खुद गए या कोई लेके गया है? किस नहीं, तरह? मेरे थोड़ा सा बताएं ना हमारे मेरे जो हम आपको- ससुर हैं। अच्छा अच्छा, पूरा मतलब हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप खुल के यहाँ बात करें हाँ, नहीं, और अपनी जिंदगी के बारे में सारा खुल के बताएं, किस तरीके से आप गए, क्या क्या मराहिल आपको दरपेश आए, उसमें कोई किस्सा अगर हो तो वो भी हमारे आवाम को, ऑडियंस को। शबीर भाई हमारे ससुर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमारे घर आया करते थे। अच्छा। तो मेरी अम्मी से कहते थे भाई बहुत काबिलियत है इसके अंदर, आर्टिस्ट है ये भी, तो इसको सुनार का काम सिखाते हैं आप। तो मैंने एक हदीस में भी सुना था, किसी ने बताया कि ज़्यादा परेशान हो तो अपना जो ख़ानदानी काम है, जो बाप दादा किया करते थे, वो काम करें आप। फिर मैंने सुनार का कटक का काम सीखा। उसके बाद मैं ईरान वगैरह गया, तो वहाँ पर हमारे उस्ताद को लॉस हो गया, यानी नुकसान हो गया। फिर वो काम भी छोड़ दिया मैंने। कितने अरसे किया आपने वो काम? मैंने तकरीबन 3-4 साल किया उसको। अच्छा, यहाँ से जब आप बाहर गए तो वहाँ कोई किस्सा वस्सा, कोई कहानी वानी हुई? वहाँ पर किए हुआ कि वहाँ की एक फोर्स थी, तो उन्होंने रोक ली गाड़ी। अच्छा। सबों की तलाशी हुई। हम्म, अब जब मेरी तलाशी हुई, कहने गए ये बंगाली है। अच्छा तो मैंने बोला भाई मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, सुनार के काम के लिए। अच्छा तो फिर कुछ बलोच लेडीज थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, अच्छा क्योंकि पूरी गाड़ी में मैं कॉमेडी करते हुए जा रहा था, अल्लाह गुल्ला करते हुए, अच्छा बलोची आवाज़ में गाने गाना अच्छा, या मकरानी, मतलब इंजॉय करते हुए। तो सब लोगों ने मेरी हेल्प की अच्छा। कि नहीं भाई ये अपने काम के लिए जा रहा है। बंगाली नहीं है ये, वो उर्दू स्पीक है। तो बंगालियों की कॉपी वगैरह भी करता था मैं काफ़ी, औरंगी टाउन के अंदर मुझे इतनी कॉपी की कि शक्ल भी बंगाली वाली जी हाँ। लगने लगी उनको। बंगाली वो अचानक फिर स्टाइल बनाना था, या अल्लाह फाक महादिर को कारोबार दे दिया, सिंधी को फिजारो दे दिया, हमको एक मजहब रमाल दिया, वो भी सीन लिया, बोलो आमीन। जबरदस्त। नाज़रीन, बशीर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे बहुत सारे आइटम्स भी सुनेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। OPTV, आपका अपना चैनल। वेलकम बैक नाज़रीन। बशीर साहब, जी। उसके बाद जब आप ईरान गए, वहाँ से अपने काम सीखा, वहाँ पर जब यहाँ से सुनार का काम सीख के गए तो वहाँ कितने रकम मिलती थी आपको उसके काम? मुझे बताया गया था कि जब पाकिस्तान आप रिटर्न जाएंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, 30-35 हज़ार रुपये। अच्छा। तो हमारे उस्ताद को नुकसान हो गया, ठीक है। फिर मुझे पैसे मिले नहीं, अच्छा फिर मैंने वो काम भी छोड़ दिया। अच्छा उसके बाद मैंने रंग का काम सीखा। अच्छा, फिर आप रंग के काम पे आए? जी हाँ, रंग के काम में। तो किस तरीके से सीखा, थोड़ा सा हमें बताएं ना। तो क्योंकि हमारी ये वालदा वगैरह, बहुत मुश्किल काम मेरी है। वालदा मोहतरमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो चूना वगैरह मंगा के घर के अंदर एक लकड़ी के ऊपर जैसे मलमल का दुपट्टा होता है, उसको इस तरह फिर वो करती थी, फिर मैं उनके साथ लग जाता था। अच्छा फिर हाथ वाथ भी कट जाते थे हमारे चूने से। अच्छा। अब इलाके में जो लोग ख़वातीन आती थी वो देखती थी भाई काम तो बड़ा अच्छा हुआ है, तो फिर वो भी, मैं पैसे नहीं लेता था। जब किसी ने एक पाव दूध पिला दिया या खाना खिला दिया, बिरयानी खिला दी, अब वो घर वालों को नहीं पता है,
पूरा घर कैसे चमका दिया बिल्कुल। मतलब धीरे- बिरयानी में आप घर चमका के आए हाँ। थे। मतलब तो- वो आपकी ट्राई भी हो रही थी, टेस्टिंग भी हो रही थी जी हाँ। कि आप उसी फिर सीख अल्लाह भी ताला ने सीख भी- बड़ी पजीरा ये मिली अल्लाह ताला ने कि बड़ा इज्जत दी अल्लाह पाक ने मुझे, और आज एक अच्छे कारीगरों में मेरे शुमार होता है। तो बशीर साहब ये बताइए, अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी ठेके वगैरह लेते हैं बड़े जी हाँ, ठेके लेते। बंगलों के या फ्लैट्स जी, वगैरह जी। के, तो किस तरीके से आपका पूरी टीम है, क्या करते हैं आप? मेरी टीम ये है कि मेरे भतीजे, बेटे और मेरे दोस्त वगैरह हैं। अच्छा, नहीं कि आप रिश्तेदारों को आपने इसमें जी शामिल हाँ, किया है? मेरे रिश्तेदारों में मेरे साड़ू भी है, अच्छा मेरे साले हैं। अच्छा। तकरीबन मेरे खानदान में जितने भी जो कहते थे ना काम नहीं है, तो उनको मैंने काम पे लगा ये दिया। बहुत अच्छा। नाज़रीन देखें, जब इंसान कोई काम करता है और उस काम के अंदर उन बेरोज़गारों को भी शामिल कर लेता है जो काम जिनको नहीं मिल रहा, और ख़ास तौर पर अपने ही करीब करीब के रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ अगर वो हेल्प करता है तो अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देता है। तो बशीर साहब ने भी इसी तरह किया। तो बशीर साहब, हमने ये सोच कैसे आई कि मैंने उन लोगों को साथ शामिल करूं जो बेरोज़गार हैं, मेरे साथ काम नहीं कर रहे? दरअसल देखें, मैं नमाज के अंदर भी दुआ करता हूँ ख़ास तौर पे कि या अल्लाह पाक हर किसी को रोज़गार दे, क्योंकि रोज़ी से रोज़ा है, बेशक। और जब रोज़ी होगी तो इंशाल्लाह उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि काफ़ी मेरे तकरीबन 30-35 शागिर्द हैं, अच्छा और कंपनियों का काम होता है, डिज़ाइनिंग का काम होता है, पॉलिश का काम है, तो काफ़ी मैंने। अच्छा बशीर साहब, ये जो आप कलर का काम करते हैं, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, दीवारें वगैरह का कलर्स और दरवाज़ों के जो कलर्स होते हैं वो अलग होते हैं ना? तो ये जो वो पॉलिश का काम होता है वो उसमें शामिल है आपके काम में, या आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट है? नहीं, मेरा काम मतलब ऑलराउंडर हूँ मैं तकरीबन। अच्छा। जी हाँ। तो उसमें जो पॉलिश के फर्नीचर पॉलिश के जो जी हाँ। दरवाजे वगैरह होते हैं उसको भी आप करते हैं जी साहब? हाँ, उसको भी करते हैं, और लेकर की पॉलिश है, वार्निश पॉलिश है। पॉलिश में तकरीबन काफ़ी क्वालिटी है। अच्छा। अब ये दीवारें होते हैं, दीवार को भी हम इस तरह डिज़ाइन बना देते हैं पॉलिश का कि सामने वाला जजमेंट करेगा कि ये लकड़ी है। मतलब वुड लगेगी कि हाँ, वुड है? जी हाँ। मगर वुड नहीं होगी, वो दीवार होगी, उसमें दीवार आपने होगी। इतनी कारीगरी दिखाई जी हाँ। होगी कि वो वुड लगेगी, उसमें डिजाइनिंग वुड वाला देते हैं आप? फिर ख़ास तौर पे ऐसा होता है, दूल्हा दुल्हन के कमरे तैयार करते हैं, अच्छा। तो उसमें डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, तो देखने में ये महसूस होता है कि वॉलपेपर लगा हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा बशीर साहब, ये बताइए कि आपने अपनी क्रिएशन क्या दिखाई, आपने कोई ऐसी कलर के अंदर कोई क्रिएटिविटी दिखाई हो कि लोग कहें कि हाँ यार ये वॉलपेपर लग रहा है, या उसमें ये क्रिएशन आप किस तरह करते हैं? दरअसल ये है कि जैसे हम पहले उसका बेस बनाते हैं, बेस बनाने के बाद जैसे आपकी चॉइस है कि अब ये स्क्रीन आपने हमें दिखा दी कि ये डिज़ाइन हमें बनाना है, तो उसको फिर हम उसी के मुताबिक अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। अच्छा, जी। ये सारा काम उसी कलर से ही करते हैं आप? उसी कलर से। हाँ। अच्छा, मैंने देखा आपकी काफ़ी चीज़ें दिखी हैं, और हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे, बशीर साहब को काम करते हुए भी दिखाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। OPTV, आपका अपना चैनल। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका शो आप देख रहे हैं। इस शो में आप भी शामिल हो सकते हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, और कैसा लग रहा है शो ये भी बताइएगा हमें। हमारा ईमेल नंबर और एड्रेस वगैरह स्क्रीन के नीचे चल रहा है, और बशीर साहब की बातें भी चल रही हैं। बशीर साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी तरह आप भी आके इस पैनल पे हमारे बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के किस्से सुना सकते हैं। तो बशीर साहब ये बताइए कि किसी का कलर कर रहे हैं आप, जी, ठीक जी। है ना, और कलर हो गया ख़राब। उस बंदे ने कहा भाई मुझे ये जो ना डार्क ग्रीन चाहिए, तो कुछ और कलर हो गया, तो उस किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि दीवार पर तो कलर हो चुका है? दरअसल वो मैनेज इस तरह करते हैं कि कोई किस्सा सुनाया हमारे यहाँ तो, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके हाँ। साथ? तो ऐसा हुआ कि कलर जैसे ऑफ वाइट कलर कहा उन्होंने करने के लिए, तो वो तो चले गए अपने ऑफिस। जब शाम के टाइम आए तो वो पर डिज़ाइनिंग हो गई थी दीवार पे। अब मैं भी किसी जगह से काम के लिए गया हुआ था,
तो जब मैं आके देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो दीवारों पर डिज़ाइनिंग बनी हुई थी। मैंने कहा वेरी गुड, बड़ा अच्छा काम किया कारीगरों ने। उनके घर गया मैंने बोला भाई तुमने डिज़ाइन बना दिया, मैंने तो सादा कहा था। कहने का नहीं, हमारा झगड़ा हो गया था। तो वो एक दूसरे पे बुरुश मार रहे थे, छीटे तेरा बेड़ा का, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। तो साहब आए तो मैं भी घबरा गया सॉरी करने के लिए। मैंने कहा सर, कहने यार ये डिज़ाइन बना दिया, वेरी गुड यार। अच्छा, मतलब वो आपस में कारीगरों का झगड़ा हुआ था, वो डिज़ाइन बन गया। तो फिर कुछ जगह जरा जहाँ फॉल्ट था वो मैंने सही करा, मैंने कुछ और डिज़ाइन बनाया। तो उनके नॉलेज में ये था कि इन लोगों ने अपनी तरफ से खुशी में ही गिफ्ट किया है। अच्छा, मगर गिफ्ट नहीं था ये, वो एक झगड़ा था, लड़ाई हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, कारीगरों में झगड़ा हो गया था। अच्छा, तो वो एक दूसरे को बुरुश के छींटे मार रहे थे वो। अच्छा, तो वो डिज़ाइन बन गया। वो एक वाकया ऐसा था, अच्छा, कि कॉमेडी वाकया था वो। अच्छा, कॉमेडी से याद आया कि आपके अंदर बड़ी फ़नी सलाहियत है। कुछ हमारी ऑडियंस को कुछ आवाज़ सुनाए। और हमें पता है मरहूम ज़ियाउल हक साहब की बड़ी अच्छी आप में आवाज़ निकालते हैं, तो थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को बताएं कि ज़ियाउल साहब, मरहूम साहब, याद ताज़ा हो जाए थोड़ी सी। ज़िया साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे हुक्मरान थे, सदर मुल्कियत। उनका एक अंदाज में सुना रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाहु अलैहि करीम। पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान के कारकुन एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों साथियों, पाकिस्तान एक पाक मुल्क है, इसकी जड़ों को मजबूत बनाएं। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अलैहि करीम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा बशीर साहब, इसके अलावा आप कॉमेडी जोक्स वगैरह भी करते हैं? जी जी। तो कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं कुछ अपनी फनी सलाहियत। तो मैंने काफ़ी आइटम्स वगैरह बनाए। काफ़ी फनकारों से भी आपका ताल्लुक रहा है जो इस वक्त मशहूर हैं, शकील सिद्दीकी वगैरह हो गए और फुलाला, ये सारे फनकार। तो सुना है कि आपने काफ़ी अरसे यहाँ भी कोशिश की, मगर शकील भाई हमारे बहुत करीब रहे माशाल्लाह, और उमर भाई से भी काफ़ी मेरी तकरीबन सन 80 के अंदर मैंने इनसे मुलाकात की। रंशो लैंड पे मेरे ताया का मकान था, तो वहाँ में अक्सर छत पे हम सोया करते थे। कोई प्रोग्राम होता था तो हम लोग उमर भाई के शो में चले जाते थे। एक कल्लू भाई थे, वो उमर भाई उनको उस्ताद किया करते थे। ज़ियामुन अली साहब थे, उनको कल्लू भाई के नाम से मशहूर थे, वो उस्ताद थे वो। तो मेरे को वो उमर भाई के पास ले गए फर्स्ट टाइम। तो कल्लू भाई क्या करते थे? कल्लू भाई वो राइटर थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने जब मेरे को देखा सुना तो मुझे उमर भाई के पास ले गए, वहाँ सलाम दुआ हुई। काफ़ी मैंने उमर भाई के ड्रामा में किया, लेकिन मेरी बदनसीबी ये समझ लें कि जिस दिन कैमरा लगता था प्रोग्राम का तो उस दिन हमें बिठा दिया जाता था। तो इस तरह लाफ्टर चैनल में इरफान मलिक साहब ने मेरे फॉर्म भी भरे। तो कुछ शकील भाई ने कहा कि भाई ये तो रंग का काम करता है। तो वाकई मैं रंग का काम करता हूँ, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कॉमेडी मैंने बनाई अपनी ज़ाती, और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर वो जाके कॉमेडी करी। आपके आइटम्स मतलब वहाँ की है, उन लोगों ने कॉपी। और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को परवेज सदीकी साहब बड़े नाइस फनकार हैं, यकीन करें। ये समझ में बहुत हमदर्द फनकार हैं, एक अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझे दोस्त भाई बनाया और काफ़ी मेरे साथ ताउन किया इन्होंने। परवेज सदीकी आपके साथ बहुत नाइस। और सबसे बड़ा अवार्ड मुझे जो मेहंदी हसन साहब ने औरंगी टाउन में एक प्रोग्राम हुआ था, और मेहंदी हसन साहब के भाई जो हैं उनकी बरसी पे, तो उस पर मुझे अवार्ड दिलवाया था उन्होंने, मेहंदी हसन साहब ने। मेरे साथ इस्लाम शाह परवाना थे। तो वो सनत को मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है वो। बड़ी बात है कि खान साहब के हाथ से, खान साहब के हाथ का मुझे। अच्छा, कुछ हमें आइटम सुनाएं जो आपके हैं, मशहूर आइटम्स हैं। कोई हम पे लतीफ़ा सुनाएं या कोई ऐसा आइटम। अच्छा, लतीफ़ा मैं कुछ सुना रहा हूँ आपको, बड़ा प्यारा आइटम है ये। जब मैं इंडिया गया तो मैं मंदिर में चला गया, तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई कहने लगी, भगवान रक्षा कीजिए। मैंने उसको कान में बोल दिया, पागल की बच्ची, टैक्सी करवा लें। तो भाई वहाँ मेरे पीछे लग गए बदमाश। मेरे को बुखार चढ़ गया, मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भी तिलक लगा के बैठा हुआ है।
उसने मुझे गोली दी, कहने का ये लें और शांति के साथ खा के सो जाएं। मैं गोली लेके पूरे इलाके में घूमता रहा। मैंने बोला शांति कहाँ रहती। फिर एक बच्चे ने बताया अंकल शांति का मतलब है आराम से। मैं डॉक्टर के पास दोबारा चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, ये अपनी गोली वापसी करें आप। उन्होंने मुझे सिरप दे दिया, कहने का ये सिरप लें 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतने सारे चम्मच नहीं है मेरे पास। फिर जॉनी लेवर से मिलने का मुझे बड़ा शौक़ था। मैंने बोला जॉनी लेवर से तो मिल के जाऊँगा। मैंने उनको किया अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। कहने का हम गैर मुस्लिम। मैंने कहा अच्छा गैर मुस्लिम ये बताओ कि अपने जनाजे को जलाते क्यों? कहने का तुम दफनाते क्यों? मैंने बोला पागल के बच्चे, ख़जाना हमेशा दफनाया जाता है, कचरा हमेशा जलाया जाता है। बस फिर पूछो नहीं, फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान यकीन करे पाकिस्तान है। कहीं भी चले जाएं आप, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, प्यार होता है अपने लोगों से। और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने हमें प्यारा पाकिस्तान दिया। अच्छा बशीर साहब, रंगीले साहब बड़े मुतासिर हैं, रंगीले साहब से मिले भी हैं आप? जी हाँ, रंगीले साहब से मैं मिला और रंगीले साहब ने मुझे नसीहत की और मुझे समझाया, क्योंकि मैं घर से नाराज़ होकर चला गया था लाहौर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देखते ही मेरी सारी बातें उन्होंने एक्यूरेट बिल्कुल सच बताई कि आप घर से नाराज़ होकर आए हो, भाग कर आए हो। पहले आप अपने घर को देखो, घर के बाद आप फिर इधर आओ। तो कोई आइटम रंगीले साहब का सुना है ज़रा हमारे व्यूअर्स को? रंगीले साहब का एक आइटम बड़ा मशहूर है। मैंने हांगकांग के नलकों का पानी पिया भाईजान, कोई हुक्के का पानी नहीं पिया। प्यार की राह में एक साथी मुझे छोड़ गया, मैं जिसे अपना समझता था वो दिल तोड़ गया, मेरे पहलू से तड़पता दिल बिस्मिल निकला, मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। व्यूवर्स, हमने देखा कि बशीर के अंदर ना कि ये अपने काम का मास्टर है, साथ साथ अपने फ़न में भी बड़ी सलाहियत रखता है। और बशीर साहब माशाल्लाह घर वाले तो आपसे बड़े खुश रहते होंगे और महल्ले वाले? घर में ज़रा मैं सीरियस रहता हूँ ज़रा। अच्छा। हाँ, और अल्लाह का बड़ा करम है बहुत। मतलब क्या भाभी अभी से सीरियस हो गए? हाँ, भाभी से भी सीरियस, बच्चों से भी सीरियस। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि मतलब थोड़ा सा मिजाज ऐसा है मेरा। अच्छा। क्योंकि घर में फैमिली माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी भाई उनके बच्चे सब साथ रहते हैं, सब साथ अच्छी बात है, क्योंकि इस दौर में जॉइंट फैमिली कम है। जी हाँ, और हम लोग में बड़ी मोहब्बत। मैं दूसरों को भी मिसाल देता हूँ कि इसी तरह रहना चाहिए, कोई दीवार नहीं है। अच्छा। सब बिल्कुल इस तरह रहते हैं। कोई मोहल्ले के अंदर एक मिसाल है हमारे घर की। अच्छा। कि देखें माशाल्लाह कम से कम 20 अफराद हैं। अच्छा। सब भाई उनके बच्चे, भाई के बच्चे, हमारे बच्चे। मतलब आपको बहुत मोहब्बत है। किसी को कोई प्रोग्राम करना हो तो किसी को बाहर से पब्लिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपकी घर की ऑडियंस काफी है। नहीं नहीं, वो तो बुलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। एक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हमें वाकया सुनाइए कि जिससे आपको बड़ा कोई सबक मिला। मेरी ज़िंदगी के अंदर एक सबसे बड़ा कि ऐसा वाकया मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैं पानी के अंदर एक जगह बैठा हुआ था तो किसी ने आके दोस्ती यारी में एक तो पानी का मजाक न करे और आग का मजाक न करे, ऐसा मजाक न करे जो ज़िंदगी और मौत हो उसके अंदर। तो दोस्त वगैरह काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, मेरे को धक्का दे दिया। काफ़ी गहराई थी, जब मैं उसके अंदर गया तो यकीन करें मौत मेरे सामने थी। इतनी घबराहट, इतनी घबराहट। अब वो सब दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जब मैं ऊपर आऊँ तो फिर मुझे धक्का दे दें, फिर सर के ऊपर पंच मारे ना, फिर मैं अंदर चले जाऊँ। तो उस दिन से मैंने ये नसीहत हासिल की कि फिर मैं दोस्तों के साथ गया नहीं कहीं, नहर वगैरह पे या पानी की जगह पे, कहीं भी ना पिकनिक। वो एंजॉय कर रहे थे और आप उस वक्त मेरी जिंदगी मुझे मौत नजर आ रही थी। तो अब मैं उनको काफ़ी समझाना चाह रहा हूँ कि देखो
पानी मेरे पेट में जा चुका था काफ़ी, घबराहट की वजह से। फिर वहाँ के जो नहर के करीब जो लोग रहते हैं नहाते हैं, वो समझ गए कि यार ये, फिर उन्होंने मुझे निकाला। फिर उसने मुझे नसीहत की, वो शख्स ने, कि देखो समझदार दोस्तों के साथ रहोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगी, और अगर इनके साथ रहोगे तुम तो ये तुम्हारे बात को नहीं समझ पाएंगे। नहीं कि उन्होंने एक नसीहत की, नादान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दोस्त हमेशा समझदार होता है। इस किस्से से आपको एक सबक मिला। बस जैसा कि बशीर साहब ने बताया हमें कि दोस्त जो हों वो मुखलिस हों और समझदार हों। अच्छा दोस्त जो होता है वो इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाता है, बुरा दोस्त इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। OPTV, आपका अपना चैनल। वेलकम बैक नाज़रीन, यकीनन आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा और बशीर साहब की मज़े की बातें, तो हम बशीर साहब से बहुत सारी और भी चीज़ें सुनेंगे। तो बशीर साहब, सुना है आप फनकारों की आवाज़ें भी निकालते हैं, सिंगरों की, गुलकारों की, तो कुछ हो जाए। जी हाँ, गुलकारों की आवाज़ में कॉपी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आवाज़ सुना रहा हूँ अपने उस्ताद मोहतरम रंगीला साहब की। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना ज़िंदगी का पहला गाना जो दिया और तूफान में गाया था। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, ठुमक ठुमक नहीं चल रे बैलवा, ठुमक ठुमक नहीं चल रे बैलवा, अपनी नगरिया है दूर, अपनी नगरिया है दूर। अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। अब खान साहब हमारे उस्ताद हैं मोहतरम, उस्तादों में से उस्तादों के उस्ताद मेहंदी हसन साहब। उनका अपना एक स्टाइल है। वो नाई की दुकान पे जब गए तो जब नाई से कहा मेरे बाल काट दो, तो नाई ने कहा भाई मैं आपको बाल नहीं काट सकता क्योंकि आपके सर पे बाल बहुत कम है। मेहंदी हसन साहब को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने वहाँ पर एक गज़ल सुनाई। नाए बदल गया है निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग हजामत किए बगैर, जिंदा हैं कितने लोग हजामत किए बगैर। साड़ी तेरे तो है और चूड़ियाँ भी हैं, बड़ों के लिए हलवा और पूरियाँ भी हैं। दाल को तरस गई है निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग हजामत किए बगैर। एक गुलकार थे मुकेश, तो एक प्रोग्राम में से आ रहे थे, 50 थी उनके पास, उसमें लाइट भी नहीं थी। पुलिस वालों ने रोक लिया उनको, कहने को ओए गाड़ी को रोको। अब वो शुरू हो गए। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। पुलिस वालों ने कहा ओ आज के बच्चे, तेरी गाड़ी की लाइट नहीं जल रही है। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने,
तुमको भूला न सका लाख भुलाया मैंने। कहने को बुलाने को छोड़ो, कोई खर्चा पानी चाय पानी, मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। इसी तरह एक रफ़ी साहब का मैंने बनाया था, बड़ा प्यारा आइटम, बड़ा मशहूर, बहुत अच्छे माशाल्लाह बशीर साहब। रफ़ी साहब का, रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। पाकिस्तान को ये गाना दिया, आप अपने स्टाइल में गाएं। अब पाकिस्तान अपने स्टाइल में गा रहे हैं, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, न जाने तुम कब आओगे, नजारे अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के सो गए। मोहम्मद रफ़ी के पास ये गाना गया, उन्होंने गाना सुना और इंतकाल कर गए। कहने का अब गा के क्या करना है। और कुछ आइटम सुनाए हमें। और बहुत ऐसे मोहम्मद आइटम अली हैं। शेखी का और अल्लन फकीर का बड़ा आपका बहुत कामयाब आइटम था। जी हाँ, मोहम्मद अली शेखी अल्लन फकीर का एक बड़ा वो एक स्टाइल मैंने बनाया था। 5 गुलकार एक गाने को गा रहे हैं अपने अपने स्टाइल में। एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, क्या नाम बताऊं उसका, यो। सबसे पहले हमारे अहमद रशीद साहब गा रहे हैं इस गाने को अपने स्टाइल में। एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका, किया यो गाना खत्म हो गया। फिर बुलाया खान साहब मेहंदी हसन साहब को कि इसी गाने को अपने स्टाइल में गाएं आप। अब मेहंदी हसन साहब इसी गाने को अपने स्टाइल में गा रहे हैं। एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, क्या नाम बताऊं मैं उसका, क्या यो। फिर बुलाया अताउल्ला को कि अताउल्ला साहब आप गाएंगे, किस तरह गाएंगे। अताउल्ला अगर एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, क्या नाम बताऊं मैं उसका, क्या यो। फिर बुलाया भाई तायरा सैयद को कि इसी गाने को आप अपने स्टाइल में गाएं। तायरा सैयद आ गई, करेंगी वही कुड़न खटोला आएगा, एक कुड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, क्या नाम बताऊं मैं उसका, क्या यो क्या। खुद भी बेचारी यो हो गई। उसके बाद रंगीले साहब से कहा कि इसी गाने को आप अपने स्टाइल में गाएंगे, किस तरह गाएंगे। रंगीले साहब आकर एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, क्या नाम बताऊं मैं उसका, क्या ये थे हमारे 5 गुलकार। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत वेरिएशंस, क्योंकि देखें गाने का जो एक होता है ना सेटअप, उसमें बड़ा वजन होता है कि एक अस्थाई अंतर जो आप कर रहे थे, गा रहे थे, उसमें जो है ना वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि आप उस सिंगर के उस टेम्पो पे जाके उस गाने को, शायरी को लेकर कन्वर्ट कर रहे थे। ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है व्यूअर्स। ये बहुत मुश्किल तरीन आइटम बशीर साहब ने किया है, और मैंने लोगों से सुना तो था कि बशीर साहब ये काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, मगर सुना तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत डिफरेंट चीज़ की आपने। अच्छा, और बशीर साहब क्या क्या था, आइटम्स वगैरह सुने थे कि आपकी कॉपी भी की हैं लोगों ने, कई लोगों ने। हाँ, एक ज़माने के अंदर मैंने
काफ़ी दोस्त वगैरह होते थे, काफ़ी कम उम्र थी, तो एक गाना चला था जूली जूली, तो मैं उस पर किया करता था अपने दोस्तों के दरमियान, हो मूली मूली जोनी का दिल तुम पे आया जोली, हो मूली मूली। तो हमारे शकील भाई हमारे मेरे से सीनियर हैं वो, तो काफ़ी उन्होंने मुझे दाद भी दी और कहने गए यार तुम कॉमेडी इस तरह करते हो, तुम डिफरेंट कॉमेडियन हो। और मेरा काम भी काफ़ी मेरे सीनियरों ने किया, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरे सीनियरों ने मेरा काम किया। और सिकंदर भाई इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ भी मैंने काम किया, उमर भाई के साथ भी किया, शकील भाई के साथ भी किया, परवेज़ सिद्दीकी, काफ़ी ये अल्लाह का बड़ा करम है, जितने भी मुझे फनकार मिले बहुत अच्छे मिले मेरे अच्छे दोस्तों में से। बशीर साहब, ये आप मीडिया में मतलब इतना अरसा हो गया आपको काम करते हुए, मतलब आप क्योंकि आपके साथ मसला ये है कि आपके माशी हालत चढ़ जी, तो जी। आपने काम वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी, फ़न की तरफ आप ज़्यादा क्यों नहीं? आपके अंदर इतनी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे फ़नकार हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो आप इस तरफ क्यों नहीं आए? इस तरफ आपने तवज्जो क्यों नहीं दी? अगर आप तवज्जो देते तो आज इस मुल्क के बहुत बड़े फ़नकार अदाकार नहीं होते आप? दरअसल तवज्जो के बाद कुछ देखें, हर चीज़ के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो होता है पैसा। अभी किसी प्रोग्राम में जाना है तो उसके लिए किटिंग वगैरह होती है, उसी लिहाज से फिर उसको अटेंड करना पड़ता है, तो ये चीज़ें मैं अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि माली हाल मेरा कमज़ोर था। अब जैसे मुझे इंडिया की ऑफ़र हुई थी लाफ्टर चैनल की, तो मैं पासपोर्ट की वजह मसला मेरा हो गया था पासपोर्ट का, तो उसके पैसे नहीं हो पा रहे थे, कुछ कभी बत्ती का बिल है, कभी गैस का बिल है, कभी बच्चों की फ़ीस देनी है, तो दिमाग मफलूज हो गया था। तो फिर मुझे अपने बड़ों की बातें याद आई थी कि वालिद वगैरह जब समझाते थे कि सबसे बड़ा स्टेज अपना घर है, तो अल्लाह का बड़ा करम है, आज मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने अपने वालिदैन का कहना और अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं नमाज में तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, और उसके बाद अपने लिए भी दुआ करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी बड़ी इज़्ज़त दी है, अच्छे अल्फाज से लोग मुझे याद करते हैं। पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैंने अपनी वालिदैन का कहना निभाया। तो मेरी वालिदा कहती थी तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, तुम्हारे जब बच्चे होंगे वो जब तुम उनको देखो खुश होगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे वो। तो कभी मैं काम करता हूँ डिफेंस वगैरह में, आप यकीन करें, तो मेरे को तो बड़ा रोना आया क्योंकि मैं तो आंसू चुराता हूँ लोगों के, लेकिन उस बंगले में मैं काम कर रहा था, आप यकीन करें कि बहुत ही, मैं नाम नहीं लूँगा, कि बहुत ही अमीर तरीन वो मोहतरमा, उनके सिर्फ भाई एक बेटे थे और उनकी बेटी वगैरह, ना पोती थी ना पोता, सब अमेरिका में थे। तो उनकी चौकीदार वगैरह से मैंने पूछा कि भाई इनके रिश्तेदार वगैरह, कहने का वो लोग अमेरिका में। तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, मैंने बोला कि अल्लाह पाक ने जिसको जहाँ रखा है बहुत अच्छा रखा हुआ है, ये हमारी सोच है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जिसको जैसा रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। यानी कि आपकी दौलत जो है ना, आपका ये कुनबा है, आपका घर है। हाँ, व्यूअर्स देखें कितनी अच्छी बात बशीर ने की कि इसको चाहता तो ये बहुत कुछ करता, घर की तरफ तवज्जो नहीं देता और ये कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता, मगर इसने इस बात को, माँ बाप की बात को तरजीह दी कि सबसे बड़ा घर आपका स्टेज है, मतलब उस स्टेज को आपने निभाना है। तो ये अपने घर में वो एक किरदार अदा करता रहा, एक भाई का किरदार, एक बेटे का किरदार, वो एक इसने अपनी ज़िंदगी वक्त की और आज माशाल्लाह इसके बच्चे भी बड़े हैं और उसने अपनी सारी ज़िंदगी के जो हिस्से थे वो अपने घर पे गुजारे। आज ये कह रहा है कि जब ये दूसरी जगह पे काम करता हुआ एक बूढ़ी शख्स को, ख़वातीन को देखा इसने कि वो परेशान है, उनके औलाद है और मगर वो अमेरिका में है, बाहर हैं, वो दौलत उनके लिए बेकार है, तो उसको अपने घर की दौलत इसको ज़्यादा अच्छी नजर आई, इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बड़ी अच्छी बात बशीर साहब आपने की कि ये जो दौलत है ये सबसे बड़ी दौलत है। तो और सुनाए कोई हम अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारे व्यूअर्स को। और ज़िंदगी के अंदर बहुत से लम्हात ऐसे होते हैं कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी अपनी काम से मोहब्बत रखे, ईमानदारी, सबसे कोशिश ये करे कि झूठ ना बोले और अपने काम से मोहब्बत करे। वो जब वो अपने काम से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उसको उसका इनाम देगा। सही बात है।
तो मैं काम करता हूँ काफ़ी जगह, ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी रूम का काम कर रहा हूँ, 8,000 रुपये मजदूरी ली मैंने, मैट फिनिश। तो अदाकार कमाल साहब के दामाद साहब नासिर साहब अमेरिका से आए हुए थे, तो मेरी बहन बनी हुई है ये कमाल साहब की साहबजादी फातिमा। अच्छा अच्छा, अभी मेरी बेटी पैदा हुई है, मैंने भी उसका नाम फातिमा रखा है। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम। तो गालिब कमाल के घर पे जब मैं काम कर रहा था तो उनके बहनों ही अमेरिका से आए थे, तो वहाँ मैंने कुछ गुलकारी की थी, मुझे आलम की आवाज़ में अंदाज सुनाया था। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। ये जब मैंने सॉन्ग सुनाया तो वो यकीन करो मुझे देखने लगे कि यार आप रंग का काम कर रहे हो, बड़ा अफसोस करने लगे। अमेरिका से आए थे। मैंने कहा सर ये मेरी रोज़ी है और ये मेरा शौक़ है। तो आप यकीन करें उन्होंने पर्स निकाला और उसमें से मुझे $100 दिया उन्होंने। जब मैंने उसको कैश कराया तो यकीन करें वो 10,000 मिले मुझे। अच्छा, तो मैं दोबारा वो डॉलर वाले के पास गया, मैंने बोला सर आपने ज़्यादा पैसे दे दिए। कहने के आपने कितने दिए थे? मैंने कहा $100, वो $100 दिए थे। तो कहने के ये सही है, 10,000 बनते हैं। मैंने बोला मैं समझा 1,000 रुपये बनते हैं। अच्छा, तो मुझे डॉलर के बारे में पता नहीं लगा। अच्छा नाज़रीन, बशीर साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी। इस वक्त हुआ है हमारी छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। OPTV, आपका अपना चैनल। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें यकीन है कि आपको बशीर भाई की बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी और हमारा शो भी आपको पसंद आ रहा होगा। आप भी सीट पे बैठ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ हमें बता सकते हैं, जिस तरह बशीर साहब हमें बता रहे हैं। तो बशीर साहब, हमारे व्यूअर्स आपकी बातों से बड़े महसूस हो रहे होंगे, तो कुछ और कॉमेडी हो जाए, क्योंकि कॉमेडी जो एक ऐसी चीज़ है बशीर साहब, और क्योंकि मेरे मिजाज में भी जो है ना इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कॉमेडी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, एज डायरेक्टर मैंने कॉमेडी का काम बहुत किया है। तो क्योंकि इंसान जब थका हारा घर आता है ना बशीर साहब, तो वो कुछ इंटरटेनमेंट ढूंढता है, तो वो चाहता है कि कुछ इस तरह की तंज़ो मज़ा की चीज़ें हो, थोड़ा देखता है तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट होता है, करता है ना बंदा, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठता है। तो मिजाज के अंदर मेरे जो ना वो कॉमेडी ज़्यादा है। तो आप भी माशाल्लाह इसी तबीयत के वो हैं, क्योंकि लोगों को खुश करना जो ना ये भी एक सवाब का काम है। तो कुछ हो जाए फिर इसी बात पे। एक बिली जेन गाना चला था, काफ़ी ज़माने की बात है, माइकल जैक्सन का। तो उसको मैंने कॉपी किया था उस ज़माने में, ख़ास तौर पर सिगरेट पीने वालों के लिए। अच्छा, तो उसमें मैं करता था इसको मंडा पीछे भी आता तो सिंगना, इसको मंडा पीछे भी आता तो सिंगना, कॉलिंग कैप्सन कैटो फिल्टर। खबरदार जो धुआं बाहर निकाला, सिगरेट पीने वालों को लिए था खास तौर पर। अब मैं जब नई नई मेरी शादी हुई तो हमारी बेगम के नखरे नहीं मिल रहे भाई। काम पे से आया मैं, कहने की जानू मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने औजार साइड में रख के पैर दबाना शुरू कर दिए मैंने। दूसरे दिन आया, कहने की जानू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने औजार साइड में रख के सर दबाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन आया तो इशारों में बात कर रही है। मैंने बोला क्या हो गया तुम्हारी आवाज़ को? कहने के गला ख़राब हो गया। मैंने औजार साइड में फेंके, गला ही दबा दिया मैंने। अच्छा, कोई आइटम्स कह रहे थे आप में, इलाकाई आइटम्स आपके? हाँ, इलाकाई ज़बान में। मैं औरंगी टाउन एक बहुत बेहतरीन इलाका है, तो वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह हैं। जब मैं उनके पास जाता था तो जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें बड़ा अदब अदाब है। यकीन करें, छोटा बच्चा हो, लड़ाई झगड़ा देख लें आप, उसमें अदाब मिलेगा आपको। तो वो एक स्टाइल होता है उनका। देख लीजिए कैसे बच्ची को मार दिया, इसका बाप का बच्चे अच्छे है तो मार देगा, लफड़ पर बदमाशी कर रहा है। देख लीजिए
अब देखें लड़ाई हो रही है तो अदब अदाब कितना है। तो देख लीजिए बदमाशी कर रहा है, मार लगा लफड़ पर। तो बड़े स्टाइल होते हैं। हमारे बंगाली भाई उनका भी एक अजीब स्टाइल है, मकरानी भाई उनका भी एक अजीब स्टाइल है। मकरानी का तो सबसे अजीब स्टाइल है। छोड़ नजर नहीं आ रहा, डॉक्टर बन गया हूँ, अभी असलियत नहीं भूला हूँ। बड़े स्टाइल होते हैं अपने। हमारे खान साहब हैं, बड़े भोले होते हैं, यकीन करें। बैटरी इतनी सारी उन्होंने ली हुई है शॉपर में और घूम रहे हैं मोबाइल लेके। मैंने बोला क्या हो गया खान साहब? कहने का यार ईमान से हम परेशान हैं, सुबह से इस मोबाइल के अंदर हम बटन दबाते हैं, कहता बैटरी लो, पूरा थैली भर गया देखो बैटरी। फिर भी बोल रहा बैटरी लो, लेकिन हम इसका बात मानेंगे। एक और शॉपर लेगा उसमें बैटरी भरेगा। मैंने बोला खान साहब आपकी बैटरी लो हो गई है इसको चार्ज पे लगाएं आप। तो बड़े खान साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यकीन करें। बड़े भोले होते हैं, बड़े मासूम, बड़े प्यारे होते हैं। और हर कौम के अंदर भी बड़ी मोहब्बत है। ये नहीं कि किसी कौम के अंदर मोहब्बत नहीं है, हर कौम में मोहब्बत है। सबसे बड़ी मोहब्बत अपने अंदर होना चाहिए। जब मेरे अंदर मोहब्बत होगी तो आप में भी मोहब्बत होगी। अगर मेरे अंदर चापलूसी होगी तो जाहिर सी बात है आप नफरत करेंगे, आप मुंह फेर लेंगे। अगर मेरे अंदर मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह ताला आप में भी जो मोहब्बत है वो भी आप मुझे गले लगाएंगे। और हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है उन पर कि सब में मोहब्बत है। और मैं दुआ करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी फ़नकार जो हैं उनके लिए, कि यकजहती होना चाहिए एक दूसरे का, यानी आगे निकालने के लिए उसको थोड़ा रास्ता देना चाहिए। लेकिन कुछ हमारी बदकिस्मती है कि मैं तकरीबन सन 80 से मैंने स्टेज किए, लेकिन जब जिस दिन कैमरा होता था ना स्पेशली तौर पे हमें बिठा दिया करता था, तो दिल बर्दाश्त हो गया। यानी कि स्टेज ड्रामे होते थे, जिस दिन कैमरे की ड्रामा रिकॉर्ड होता था उस टाइम पे आप लोग को बिठा दिया। हाँ, उस दिन हमारी कि आप लोग नहीं आओ। हाँ, उस रिकॉर्डिंग नहीं होती थी हमारी। देखिए नाज़रीन कितनी ज्यादती है। सीनियर फनकारों को चाहिए कि आपका जूनियर कोई है, और अगर वो आप ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप बहुत बड़े फ़नकार हैं, और यकीनन आप भी उस मराइल से गुज़रे होंगे जब ये जिस मराइल से एक जूनियर फ़नकार गुज़र रहा होता है। तो आपको चाहिए उसकी हौसला अफजाई करें, वो उसके फ़न को दबाएं ना। ये ना सोचें कि यार ये अकल को खड़ा हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, मेरे सामने खड़ा नहीं। हर शख्स अपने हिस्से का खाता है, हर शख्स को अपने हिस्से की अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई, हर शख्स को एक मुकाम अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ठीक है ना, तो हर सीनियर्स को चाहिए कि अपने जूनियर को वो मुकाम दें, इज़्ज़त दें, ताकि वो आपकी इज़्ज़त करे। ठीक है ना। तो ये बशीर साहब ने ये बात बताई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि रिकॉर्डिंग के दौरान इनको बिठा दिया जाता, जूनियर फनकारों को, और सीनियर की रिकॉर्डिंग होती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा दुख हुआ। बशीर साहब बड़ी खुशी हुई आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें हंसाया भी और हमारे व्यूअर्स को भी हंसाया। और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप बड़े अच्छे इंसान हैं और आपकी बातों से हमें बहुत मज़ा आया। और एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपके वालिद साहब ने कहा कि आपका घर एक स्टेज है, इसको पहले देखो उसके बाद फिर कुछ काम करो। आपने अपने वालिदैन की बात को तरजीह दी, और अच्छा शख्स वही है जो अपने वालिदैन की बातों को तरजीह देता है, और वही हमेशा कामयाब रहता है। और आप माशाल्लाह आज खुशो खरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वालिदैन की वजह से, क्योंकि आपके बहन भाई आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तरसते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि कोई भाई कहाँ रह रहा है, कोई भाई कहाँ रह रहा है, और आप एक जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और आप जब काम करके थक के आते होंगे, अपने बहन भाइयों को साथ बैठ के देखते होंगे, उनके बच्चों को देखते होंगे, तो आपकी थकन दूर हो जाती है। बिल्कुल है ना। तो हमारे व्यूअर्स को कोई जाते जाते एक कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि आप सबसे बड़े पहले ये करें कि मैं एक अच्छा इंसान होना, मुझे अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है। जब मैं अच्छा इंसान होऊंगा तो सामने वाला भी एक अच्छा इंसान होगा। तो तमाम ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को सबसे पहले अच्छा बनाएं, तो यकीन करें ये पूरा ज़माना आपको अच्छा नज़र आएगा। और अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि मैं एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सही है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत काफ़ी, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, तो अल्लाह पाक
की तरफ से मुझे बहुत इज्जत मिलती है और मुझे बड़ा लाइक करते हैं। तो अब मैं ये अपने जो बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, छोटे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो अब मैंने स्कूल नहीं पढ़ा, लेकिन आप यकीन करें किसी ग्रेजुएट को या कहीं मैं काम जाता हूँ तो मैं अपना जो वाचर तैयार करता हूँ तो इंग्लिश में तैयार करता हूँ मैं। तो अब वो मुझसे यही कहते हैं कि आप कितना पढ़े हैं, तो मैं कॉमेडी कर देता हूँ कभी कभी, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। तो मैं उनसे कहता हूँ सर मैं इतना पढ़ा हूँ, सारा दिन घर में पढ़ा रहता हूँ। कतर हॉस्पिटल औरंगीटोन के अंदर कम से कम 5 साल मैंने डेली बेस के पर पर्ची बनाई, तो वहाँ डॉक्टर साहब बड़ा खुश होते थे, क्योंकि डॉक्टरी राइटिंग जो होती है ना वो शॉर्टकट होती है। तो डॉक्टर लोग खुद मुझे शाबाशी देते थे। कुछ मतलब ये था कि कुछ उसके अंदर वीक होता था तो मुझे वीक पॉइंट बताते थे कि ये आपने गलत लिखा है, गलत नाम लिख दिया आपने। तो उसी को फिर मैं दुरुस्त करता था। आज अल्लाह का करम है कि मेरा बच्चा एक कुरान हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह, बिलाल अहमद, और हारून है वो मेरा काम को संभालता है। एक मेरा छोटा बेटा है वो भी माशाल्लाह सिपारा वगैरह पढ़ता है। तो मैं दुनिया के जितने भी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तालीम भी मेरी जो कमज़ोरी कुछ है कि कुछ मेरे पास तालीम नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, और तालीम और पैसा ज़रूरी है कि इंसान के पास जब सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ तालीम नहीं है तो समझ ले आपकी ज़िंदगी अंधेरा है। बिल्कुल ठीक कहा बशीर साहब ने कि तालीम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को हुनर के साथ साथ इज़्ज़त भी देती है और बुलंद वाला मुकाम भी उसका मिलता है। नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा ये शो? यकीनन पसंद आया होगा। आप भी आ सकते हैं और शिरकत कर सकते हैं हमारे इस शो में। हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। OPTV, आपका अपना चैनल।